आज हम समझ लें अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिन्हें आप अगर कर लेंगे तो आपका पूरा अध्याय 2 संपूर्ण रूप से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब ये 4 प्रश्न जो मैं चल रहा हूं आपको बताने, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, लिखा हुआ है यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावशाली संगठन बनाती है। देखो, यूरोपीय संघ आप सब जानते हैं, यूरोपीय संघ की विचारधारा किसके साथ मैच करती है? अमेरिकी विचारधारा से मैच करती है। आप सब जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा यूरोप बर्बाद हो गया था। मुख्य तौर पर यूरोप ही दूसरे विश्व युद्ध का क्या था? केंद्र बिंदु या अखाड़ा। यूरोप के ही सबसे ज्यादा देश दूसरे विश्व युद्ध में सम्मिलित थे। याद है कि नहीं है? ये याद रखना है आपको। तो जिस कारण से सबसे ज्यादा यूरोप बर्बाद हुआ था, और यूरोप के बर्बाद होने के बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप 2 भागों में बट गया था। एक था पश्चिमी यूरोप और एक था पूर्वी यूरोप। ये बातें याद रखनी है अपने आंसर को बेहतरीन बनाने के लिए, ठीक है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यूरोपीय संघ को एक शक्तिशाली संगठन के रूप में बनाती है? तो यूरोपीय, ये जो पहले तो इसका विकास करने में अमेरिका ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका ने इनके साथ एक सैनिक संगठन बनाया जिसका नाम क्या है? नाटो। नाटो है इनका सैनिक संगठन, ठीक है? तो अमेरिका ने भी और सोवियत ने भी इन दोनों इन पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के विकास पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया। और अमेरिका के जो साथ था वो तो बहुत तेजी से ग्रो अप हुआ, और 1992 में ये अपने आप को एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में कलेक्ट करते हैं। 1992 में ये अपने आप को एक क्षेत्रीय संगठन बना लेते हैं। और देखो, जब क्षेत्रीय संगठन आप बन जाते हैं तो आप सब मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। यूरोपीय संघ 2 न्यूक्लियर पावर वाला देश है। कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। हाँ, ब्रिटेन निकल गया आज के टाइम पे, फिर भी कभी भी जरूरत पड़ेगी वो उसके साथ कोलैब कर लेगा। और इनकी अपनी खुद की डॉलर है, इनका अपना खुद का झंडा है, इनका अपना खुद का संविधान है ना? मतलब अपनी खुद की करेंसी है ना, यूरो जिसका नाम है। तो ये सारी चीजें, और ये अगर आप मान ले तो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा सैन्य ताकत वाला संगठन है। देखो, ये बहुत सारे देशों को मिलाकर बना हुआ है, ये किसी एक देश नहीं है, ये बहुत सारे देशों को मिलाकर बना है एक संगठन। जैसे क्लास में एक बच्चा तो नहीं होता ना, पर क्लास में टॉप तो एक ही करता है ना। पर अगर उसे क्लास को पूरा कोलैब कर दोगे तो क्लास तो एक ही मानी जाएगी ना, कि हाँ 11th बी 11th सी, 11th बी में इसने टॉप किया, 11th सी में से इसने टॉप किया, है ना? ऐसे ही होता है ना। तो क्लास का एवरेज निकलेगा तो उसका भी नंबर उतने में ऐड होगा, उसका भी उतने में ऐड होगा। तो वैसे ही तो ये एक पूरा का पूरा क्षेत्रीय संगठन है। बिखरी हुई लकड़ियों को एकजुट करके मजबूत गट्ठर बनाया गया है, और जिस कारण से ये दुनिया का सबसे ताकतवर दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक संगठन भी बन जाता है। जब हम इसकी कोलैब करते हैं जीडीपी को, ये अमेरिका की जीडीपी को भी क्या करता है? बीट करता है, टक्कर देता है। तो ये वो कुछ खूबियां हैं जो आपके यूरोपीय संघ को अमेरिका के समक्ष खड़ा करती है। और अगर ये इन सब चीजों को सही ढंग से मजबूत कर ले तो ये अमेरिका को बहुत अच्छे से टक्कर दे सकता है। पर टक्कर देगा नहीं, क्योंकि इनकी सबकी विचारधारा एक जैसी है। इनकी एक जैसी विचारधारा होने के कारण ये कभी भी टक्कर देने नहीं जाते। लेकिन हाँ, अमेरिकी वर्चस्व को ये एक प्रकार से टक्कर देने लायक संगठन है। ये अमेरिका के वर्चस्व को एक चुनौती दे सकता है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का पहला उद्देश्य होता है आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, सैनिक विकास। यही कारण है जिनके कारण इंसान क्षेत्रीय संगठन बनाता है। अब आप खुद बताओ कि ये अलग अलग उंगलियां ज्यादा ताकतवर है कि ये जब एकजुट हो जाती है तब ज्यादा ताकतवर है? जब एकजुट हो जाती है ना। परिवार अगर टूटा रहे तब ताकतवर है कि जुड़ा रहे तब ताकतवर है? जुड़ा रहे।
तो यही उद्देश्य होता है, एक क्षेत्र के लोग अपने आप को ज्यादा बेहतरीन तरीके से ग्रो अप करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो फिर एक दूसरे की समस्याओं को सॉल्व करने में और मदद करने में सहायता करते हैं, जिससे कि वो उस समस्या से भी निकल आए और जल्दी से जल्दी हम सब मिलकर एक दूसरे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सके। समझ में आई बात? तो इसी प्रकार से आपके यूरोपीय संघ ने भी किया और आपके आसियान ने भी किया। आसियान के सभी देशों ने अपनी सभी समस्याओं को एक दूसरे के साथ बैठकर समझा, फिर एक दूसरे के अंदर समझा कि हम में क्या क्या काबिलियत है, उसके बाद सबने एक दूसरे की मदद करी उसी प्रकार से और फिर उस समस्या से निकल गए। अब देखो, जब आप सब एकजुट हो जाते हो, मान लो आप 5 रुपए कमा रहे हो, आप 5 रुपए कमा रहे हो, आप 5 रुपए कमा रहे हो, आप 5 रुपए, आप तो कितने हुए? 25 रुपए हो गए ना सबकी मिला के इनकम। अब 25 रुपए में हमने सारा सामान एक बार में खरीदा तो सस्ता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन जब एक बार में खरीदोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। होलसेल में जब चीजें खरीदी जाती है तो सस्ती होती है ना, कि रिटेल में खरीदी जाती है तब सस्ती होती है। तो यही बात है, जब आप सब मिलकर खरीद लोगे, एक बार में खरीद लोगे तो आप सबको सस्ता पड़ेगा। तो ये नीति से इन सभी संगठनों ने अपनी अपनी समस्याओं को टैकल किया एक साथ मिलकर और उन समस्याओं से अपने देशों को बाहर निकाला और फिर अपनी आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। तो ये मेन उद्देश्य होता है, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और सैन्य विकास। ये कुछ 5 कारण हैं जिनके लिए क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है, जिससे कि आर्थिक विकास भी हो सके, राजनीतिक समस्याओं का समाधान हो सके, सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके। अब भाई हम सब एक दूसरे के दोस्त हो जाएंगे तो मैं मेरे पास जो सामान है मैं आपकी मार्केट में बेच लूंगा, आपके पास जो सामान है वो आप मेरी मार्केट में बेच लेंगे। इससे हमारा क्या होगा? म्यूचुअल ग्रोथ होगी, हमारी म्यूचुअल ग्रोथ, दोनों की मिली जुली ग्रोथ होगी। समझ में आई बात? तो आर्थिक विकास भी है, राजनीतिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है और सांस्कृतिक विकास भी है और सैन्य विकास भी है। सभी प्रकार का विकास है। अब हम सबकी कभी मान लो कोई बाहरी आ गया हम पर आक्रमण करने, तो हम सब ने सेना अपनी एकजुट कर दी, 100 आपके, 100 आपके, 100 आपके, 100 आपके, 100 आपकी, कितने हो गए? 500 हो गए। अगर अकेले अकेले लड़ने जाते तो 100-100 करके लड़ते, तो हारने के चांसेस ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। अब हम कोलैब हो गए तो हमारी ताकत क्या हो गई? बहुत ज्यादा हो गई, 5 गुना हो गई। तो इस प्रकार से ये सारे कारण होते हैं जो क्षेत्रीय संगठन बनाने के पीछे होते हैं। समझ में आई बात की अभी भी नहीं आई? तीसरा क्वेश्चन है आपका, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। आसियान जानते हैं आप, पूर्वी एशिया का सबसे ताकतवर संगठन है ये, सबसे नया और सबसे ताकतवर उभरता हुआ संगठन है ये। आज इसके पास 10 सदस्य हैं, है ना? 10 सदस्य हैं और ये अपने आप में सबसे अनोखा है, क्योंकि आज पूरी दुनिया इस पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और क्यों तैयार है? क्योंकि इन सब इस क्षेत्र के जितने भी देश थे, इन सब ने मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान किया है सभी प्रकार की समस्याओं का। मैंने आपको बता दिया है, समस्याएं सबकी 5 ही है। कौन कौन सी? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैनिक। यही 5 समस्याएं हैं। चाहे आप ताकत की आधार यही 5 है, ताकत का आधार यही 5 है। आज अमेरिका की बाजार या अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है तो उसके पीछे उसकी सबसे बड़ी संस्कृति है। उसकी संस्कृति पूरी दुनिया में फैल गई है। आप देखिए, आप दुनिया में सबकी पहली प्रेफरेंस कपड़े में क्या है? जीन्स है। जीन्स सबकी पहली प्रेफरेंस है। तो ये क्या है? ये अमेरिका के संस्कृति का प्रसार है। आज आप देखो, फास्ट फूड में सबकी पहली प्रेफरेंस क्या है? बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक। तो ये उसके प्रसार का प्रतीक है। तो उसकी संस्कृति हम तक पहुंची है, जिस कारण से वो मोटा पैसा कमा रहा है। इसी प्रकार से ये जो पूर्वी एशिया के देश हैं,
जिसमें ये सारे देश आते हैं, इन सभी ने अपनी प्रमुख समस्याओं का समाधान किया है और उन समस्याओं का समाधान करके इन्होंने पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित किया है, जिससे कि पूरा विश्व इन पर निवेश करने के लिए तैयार हो। इन्होंने अपनी सैन्य समस्याओं को, अपनी अंदरूनी समस्याओं को मिटाया है, जिससे कि पूरी दुनिया आज सेफली वहां पर टूरिज्म के लिए आ रही है, सभी प्रकार की चीजों के लिए आ रही है। तो मुख्य आप ये समझ लीजिए, मुख्य स्तंभ तो यही है। और सबसे तेज आर्थिक विकास करने वाला संगठन है कौन सा? आपका आसियान, सबसे तेज आर्थिक। और भारत ने भी इनके कम से कम 2 देशों के साथ, अब तो 3 हो गए हैं, 3 देशों के साथ मुक्त व्यापार संधि करी हुई है। समझ में आई बात? तो ये इसके उभरते हुए और इनका उद्देश्य है कि ये आने वाले समय में और अपना प्रचार करे, प्रसार करे और अपने आप को और बेहतर करे। तो सबका उद्देश्य और स्तंभ सब सेम ही होते हैं। स्तंभ तो वही है कि अपनी आर्थिक, अपनी राजनीतिक, अपनी सामाजिक, अपनी सांस्कृतिक और अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करना है। और आने वाले समय में 2020 में ही था उनका टारगेट, लेकिन वो 2020 का टारगेट तो पूरा नहीं कर पाया कोई, दुनिया का कोई भी देश। क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया था, जिस कारण से चीज का टारगेट अपने आप को एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था बनाने का, दुनिया में अपने आप को एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन अब बेहतरीन तरीके से ये ग्रो कर रहा है आपका ये क्षेत्रीय संगठन। कौन सा? आपका आसियान। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ये आपका आ ही सकता है इस चैप्टर में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने के 100% चांसेस है इस प्रश्न के, तो खास कर तो इस प्रश्न पे जरूर फोकस करके जाना है। अब आते हैं आपके चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या है? चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्थान मतलब ग्रोथ के, उसका उत्थान कैसे हुआ? उसका उत्थान चरणबद्ध तरीके से हुआ है। 1974 में जो उसने अपने देश के आर्थिक विकास के लिए, विश्व बाजार के लिए जो रास्ता खोला, और वो भी चरणबद्ध तरीके से, वही उसके विकास का सबसे बड़ा कारण है। उसने बहुत ही चरणबद्ध तरीके से अपने विकास को, पहले उसने अपने कृषि क्षेत्र का विकास किया, पहले उसने अपने कृषि क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन किया, फिर उसने इंडस्ट्रियल क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन किया, फिर उसने अपने सर्विस सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया। क्योंकि जब तक किसी देश का कृषि क्षेत्र अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमर कहां है? कृषि क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा कंज्यूमर है। और जब तक आपका प्राइमरी कंज्यूमर ताकतवर नहीं होगा, और हमारे देश में देखो किसानों को अमीर कोई देखना ही नहीं चाहता। अरे भाई, जितना अमीर किसान होगा उतना ही आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना ही आपका सर्विस बढ़ेगी। लेकिन हमारे देश में मूर्ख इतने हैं कि किसान अमीर हो जाएगा तो देश में अकाल आ जाएगा, इतने मूर्ख है हमारे देश में। भैया, अगर किसान मजबूत होगा, उसके जेब में पैसा आएगा, तो वो क्या अपने जेब में वो पैसा दबा के रखेगा? कोई दबा के नहीं रखेगा। वो पैसा वो निकालेगा और नई नई चीजें खरीदेगा। और जब वो नई नई चीजें खरीदेगा तो उससे क्या होगा? उससे डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी तो क्या जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इससे क्या होगा? देश की कमाई होगी। लेकिन कौन सा मूर्ख इनको समझाए, इन महामूर्खों को? समझ आई बात? तो चीन ने इस प्रोसेस को अपनाया। चीन के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की जो पॉलिसीज थी, वो दबाव में एक्सेप्ट नहीं करी गई थी। जैसे हमारे ऊपर दबाव डालकर ये पॉलिसीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी, लेकिन इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जबरदस्ती अडॉप्ट नहीं करी, अपने शर्तों पर अडॉप्ट करी, जो कि सबसे बड़ी खासियत थी चीन के लिए। और चीन ने हमसे कम से कम 30 साल पहले ये काम कर लिया, और उसने अपने देश में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, जहां पर इंडस्ट्रीज के लिए बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं दी गई। सभी प्रकार की जो इंडस्ट्री को मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है, वो सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करी गई। और एक उस एरिया में इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करा, जहां पर उसने सबसे बढ़िया वर्ल्ड क्लास
वाटर मैनेजमेंट, हाईवे मैनेजमेंट, मतलब बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए। और आप सब जानते हो कि चीन दुनिया का सबसे चीपेस्ट लेबर मार्केट है और सबसे वीक, सबसे ज्यादा लेबर एक्सप्लॉयटेशन कहीं होता है तो वो चीन में होता है। तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहां पर अपने पैसे लगाए, जिससे कि चीन में दबाव एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और चीन आर्थिक बूम की तरफ बढ़ गया। तो ये वो कारण है जिनके कारण चीन का आर्थिक विकास होता है। तो ये जरूर लिख के आना है आपको, ठीक है। इसी के साथ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। जय हिंद, जय भारत।